हिम्मत करके आप पीछे मुड़ते हैं ताकि उस साए का चेहरा देख सके, जो कि कोई नहीं करना चाहेगा असल में। बिल्कुल कोई नहीं करना चाहेगा। हाँ। लेकिन जब वो साया रोशनी में आता है ना, तो उसके चेहरे पर आप ही का अक्स होता है। अरे बाप रे। है ना? हाँ। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम कुछ ऐसी ही सिरन पैदा करने वाली स्रोत सामग्री पे बात करने वाले हैं। हमारे पास द एको ऑफ द वेल यानी कुएं की गूंज नामक एक कहानी के अंश हैं। जी, और ये कहानी हमें पंजाब के एक सुदूर गांव के बरसाती मौसम में ले जाती है। बिल्कुल। लेकिन जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारा मकसद यहाँ बैठकर महज कोई डरावनी कहानी सुनाना नहीं है। एकदम सही। हम इस कहानी की परतों को उधेड़ेंगे। हाँ, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंसान का दिमाग अनजाने खौफ को आखिर कैसे प्रोसेस करता है। मतलब अगर आप सोचें तो शहर का शोर असल में एक वाइट नॉइज मशीन की तरह होता है। बहुत ही सटीक उपमा दिया आपने। है ना? जो हमारे दिमाग को सुन रखता है, हमें हर वक्त व्यस्त रखता है। बिल्कुल। जब कोई शहरी इंसान गांव के उस गहरे सन्नाटे में जाता है तो वो वाइट नॉइज मशीन अचानक से बंद हो जाती है। और तब दिमाग उस खालीपन को भरने के लिए खुद ही आवाजें पैदा करने लगता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी मनोवैज्ञानिक डर और मानव स्वभाव की उस आदिम जिज्ञासा का विश्लेषण करेंगे जो हमें खतरे के मुंह में जाने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये वाइट नॉइज वाली बात जो आपने कही, ये इस पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से समझाती है। जब इंसान के आसपास का बाहरी शोर अचानक से पूरी तरह खत्म हो जाता है ना, तो उसे अपने ही अंदर का शोर, अपनी धड़कनें बहुत तेज और डरावनी लगने लगती हैं। हाँ, और स्रोत सामग्री इसी सन्नाटे को एक पात्र की तरह इस्तेमाल करती है। एकदम। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अर्जुन नाम का एक शहरी लड़का अपनी नानी के घर पंजाब के एक सुदूर गांव में आया है। और वहाँ का माहौल शहर से बिल्कुल अलग है। बहुत अलग। कीचड़ भरे कच्चे रास्ते, मीलों तक फैले खेत और रात का ऐसा गहरा अंधेरा जो मतलब शहरों में तो देखने को ही नहीं मिलता। हाँ, शहरों में तो हमेशा कहीं ना कहीं से कोई रोशनी आ ही रही होती है। सही कहा। और इस सब के बीच गांव का एक अलिखित नियम है कि रात ढलने के बाद पुराने कुएं के पास कोई नहीं जाएगा। जो कि एक बहुत ही साफ चेतावनी है। बिल्कुल। गांव वालों के लिए ये महज कोई चेतावनी नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से चला आ रहा एक ऐसा सामाजिक समझौता है जिस पर उनका पूरा जीवन टिका है। लेकिन अर्जुन तो पक्की सड़कों और स्ट्रीट लाइट्स के बीच पला बढ़ा है ना। हाँ, उसका नजरिया बिल्कुल अलग है। अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं है। और मुझे ये बात हमेशा बहुत अजीब लगती है। मतलब मैं सोच रही थी कि जब हम आधुनिक सुख सुविधाओं वाले शहरों से निकलकर प्रकृति के बीच जाते हैं तो हम अक्सर स्थानीय लोगों की चेतावनियों का मजाक क्यों उड़ाते हैं? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। अर्जुन भी यही करता है। उसे लगता है कि वो इन गांव वालों से ज्यादा समझदार है और ये कुएं का डर केवल अनपढ़ लोगों का वहम है। मतलब ये अहंकार आता कहाँ से है? क्यों एक शहरी इंसान को लगता है कि वो प्रकृति और उसके अनकहे नियमों से ऊपर है? अब देखिए, असल में आधुनिक जीवन शैली इंसान के इर्द गिर्द एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच बुन देती है। एक तरह का सेफ्टी नेट। बिल्कुल। शहर में हर जगह रोशनी है, हर वक्त आसपास लोगों की भीड़ है, और सबसे बड़ी बात, हर घटना के पीछे एक तर्क या वैज्ञानिक स्पष्टीकरण मौजूद होता है। हाँ, हम हर चीज को गूगल कर सकते हैं। सही कहा। तो जब अर्जुन इस गांव में कदम रखता है तो वो भौगोलिक रूप से तो वहां पहुंच गया है, लेकिन मानसिक रूप से वो अब भी उसी शहरी सुरक्षा कवच के अंदर ही बैठा है। उसे लगता है कि उसके नियम वहां भी लागू होंगे। एकदम। उसे लगता है कि अगर कोई चीज उसे लॉजिकल नहीं लग रही तो उसका अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन ये अहंकार उसे मनोवैज्ञानिक रूप से गांव वालों से बिल्कुल अलग थलग कर देता है। ओहो, मतलब वो खुद को आइसोलेट कर रहा है। बिल्कुल। कहानी का ये हिस्सा बहुत चालाकी से अर्जुन को आइसोलेट कर रहा है। उसका यही ओवर कॉन्फिडेंस, उसका यही तार्किक होने का भ्रम उसे उस अंधेरे के प्रति अंधा बना देता है जो उसके चारों ओर मंडरा रहा है। ये बहुत ही गहरी बात कही आपने। और अर्जुन का ये भ्रम पहले 2 दिन तक बिल्कुल सही साबित होता है। हाँ, उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है। उसे लगता है कोई कुआं नहीं, कोई भूत नहीं, सब बकवास है। लेकिन फिर आती है वो तीसरी रात। यहां से चीजें बदलना शुरू होती हैं। बहुत भयानक तरीके से। रात के करीब 1 बज रहे हैं। अर्जुन की नींद अचानक खुलती है और बाहर से औरत के रोने की आवाज आ रही है। एक बहुत ही अजीब सी आवाज। हाँ, बहुत ही धीमी, दर्द में डूबी हुई ऊह जैसी आवाज।
अर्जुन खिड़की से बाहर झांकता है। और उसे कुछ दिखाई देता है? जी, पूरा गांव अंधेरे में है, लेकिन उसी खेतों के पास एक औरत दिखाई देती है। उसने सफेद कपड़े पहने हैं, उसके लंबे बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढके हुए हैं। क्लासिक हॉरर ट्रोप है ना? बिल्कुल। और वो धीरे धीरे उसी पुराने कुएं की तरफ बढ़ रही है। अब मुझे समझ नहीं आता, मतलब अगर रात के 1 बजे कोई ऐसी खौफनाक आवाज आए और ऐसा नजारा दिखे, तो कोई भी नॉर्मल इंसान तुरंत खिड़की बंद करके रजाई ओढ़कर सो जाएगा। हाँ, सबसे तार्किक प्रतिक्रिया तो यही होनी चाहिए, है ना? आग में हाथ क्यों डालना? लेकिन अर्जुन चुपके से घर से बाहर निकलता है और उसके पीछे जाने लगता है। कोई इंसान ऐसा क्यों करेगा? सुनने में ये फैसला बहुत बेवकूफ़ी भरा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी यानी हमारे विकासवाद का विज्ञान काम कर रहा है। अच्छा, वो कैसे? इसे मॉर्बिड क्यूरियोसिटी या भयानक चीजों के प्रति आकर्षण कहते हैं। हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे, है ना? अगर झाड़ियों के पीछे से कोई अजीब आवाज आती थी तो उसे नजरअंदाज करके सो जाने वाले लोग अक्सर शिकार बन जाते थे। ओहो, मतलब जो लोग इग्नोर करते थे वो मारे जाते थे। बिल्कुल। जिंदा वो बचे जिन्होंने उस आवाज के स्रोत का पता लगाया, खतरे को पहचाना और उससे बचने की रणनीति बनाई। वाह, मैंने इस बारे में कभी ऐसे नहीं सोचा था। तो खतरे को लेकर यह जिज्ञासा हमारे डीएनए में गहराई से बसी है। और दूसरी बात, उस रात का माहौल अर्जुन के दिमाग को पूरी तरह हैक कर लेता है। हैक कर लेता है? हाँ, स्रोत में एक बहुत ही अहम बात लिखी है कि उस वक्त गांव के कुत्ते बिल्कुल शांत थे। हाँ, मैंने भी ये नोटिस किया। अक्सर तो कुत्ते अनजान चीजों को देखकर सबसे पहले भौंकते हैं। मतलब गली में कोई अजनबी आ जाए तो वो आसमान सिर पर उठा लेते हैं। बिल्कुल। कुत्ते और अन्य जानवर इंफ्रासाउंड और वातावरण में होने वाले बहुत ही सूक्ष्म बदलावों को महसूस कर लेते हैं, जो हम इंसान नहीं कर पाते। एकदम। तो उनका चुप रहना, बिल्कुल सुन्न पड़ जाना, ये संकेत देता है कि बाहर जो कुछ भी है वो प्राकृतिक दुनिया के नियमों के बाहर का है। मतलब कोई आम खतरा नहीं है। नहीं, वो एक एपेक्स प्रेडेटर या उससे भी बुरा कुछ हो सकता है। और हवा चल रही है, और उस हवा में एक बहुत ही लयबद्ध आवाज खुल गई है। वो पायल की आवाज, छन छन छन। सही कहा। ये रिदम और ये रहस्यमयी माहौल अर्जुन के उस तार्किक दिमाग को सुला देता है और वो सम्मोहित सा उस आवाज के पीछे खींचा चला जाता है। लेकिन जब उस पुराने कुएं के पास पहुंचता है तो वहां जो नजारा है वो किसी भूत को देखने से भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि वहां कुछ नहीं होता। बिल्कुल। अर्जुन वहां पहुंचता है और वहां कोई नहीं है। वो सफेद कपड़ों वाली औरत पूरी तरह से गायब हो चुकी है। एकदम हवा में गायब। वहां बस एक खाली कुआं है और उस कुएं पे लटकी हुई एक लोहे की पुरानी बाल्टी हवा में हल्की हल्की हिल रही है, बस, और कुछ नहीं। और यही खालीपन सबसे ज्यादा डरावना है। मुझे भी यही लगता है कि ये खालीपन उस औरत के होने से कहीं ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं तो आप लड़ेंगे किससे? मनोविज्ञान में इसे फियर ऑफ द अननोन यानी अज्ञात का डर कहते हैं, और ये उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। थोड़ा और समझाइए इसे। देखिए, जब हमारा दिमाग किसी संभावित खतरे को देख लेता है तो वो डर जाता है, लेकिन वो उस खतरे को एक आकार दे देता है। जैसे कि कोई शेर हो गया या कोई डाकू हो गया। एकदम सही। लेकिन जब खतरा वहां नहीं होता, बस उसका एक सबूत होता है, जैसे वो हिलती हुई बाल्टी, तो दिमाग एक एवोल्यूशनरी ग्लिच यानी विकासवादी गड़बड़ी का शिकार हो जाता है। मतलब दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। बिल्कुल। खाली डेटा को प्रोसेस करना दिमाग को बिल्कुल पसंद नहीं है। सर्वाइवल के लिए हमारा दिमाग उस खाली जगह को दुनिया की सबसे भयानक तस्वीर से भर देता है। ओहो, मतलब हम खुद ही अपने लिए सबसे डरावनी चीज इमेजिन कर लेते हैं। हाँ, वो हिलती हुई बाल्टी अर्जुन के दिमाग को चीख चीख कर बता रही है कि कुछ ही सेकंड पहले वहां कुछ था और वो कुछ अब कहीं छिप गया है। और शायद उसी के आसपास छिपा है। उफ, ये सोचकर ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और तभी कहानी में एक और झटका आता है। जी। तभी अर्जुन के बिल्कुल पीछे से एक भारी और डरी हुई आवाज आती है, रात में यहां नहीं आना चाहिए था। और अर्जुन की तो मानो जान ही निकल जाती है। बिल्कुल। वो मुड़कर देखता है तो वहां गांव का बूढ़ा चौकीदार खड़ा है। चौकीदार उसका हाथ पकड़ता है और उसे वहां से दूर ले जाते हुए एक ऐसा राज खोलता है जिसे पूरा गांव छिपाए हुए था। वो 20 साल पुराना राज। हाँ। वो बताता है कि 20 साल पहले बिल्कुल इसी कुएं में एक नई नवेली दुल्हन ने कूदकर अपनी जान दे दी थी, और तब से लेकर आज तक वो औरत रात में इसी कुएं के आसपास रोती हुई घूमती है। और अर्जुन का रिएक्शन यहाँ बहुत दिलचस्प है। हाँ, मुझे भी वही अजीब लगा। इतना सब कुछ महसूस करने के बाद भी उसका वो शहरी घमंड टूट नहीं रहा है। वो भी इनकार कर रहा है। बिल्कुल। वो नर्वस होकर हंसने लगता है। वो चौकीदार से कहता है, अरे बाबा, ये सब बस डराने वाली कहानियां है।
मतलब ये अजीब सी नर्वस हंसी क्यों आती है इंसान को ऐसी परिस्थिति में? ये नर्वस हंसी असल में कोई कॉमेडी या मजाक का हिस्सा नहीं है। तो फिर क्या है? ये इंसान के नर्वस सिस्टम का एक्सट्रीम कॉग्निटिव डिसोनेंस, जिसे हम संज्ञानात्मक असंगति कहते हैं, उससे निपटने का तरीका है। कॉग्निटिव डिसोनेंस मतलब जब दो अलग-अलग विचार आपस में टकराते हैं? एकदम सही। जब इंसान के सामने कोई ऐसी सच्चाई आ जाती है जो उसके पूरे विश्व दृष्टिकोण को, उसके लॉजिक को तोड़ रही होती है, तो दिमाग उस भयानक सच को स्वीकार करने से ही इनकार कर देता है। वो मान ही नहीं पाता कि ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, दिमाग शरीर को एक सिग्नल भेजता है कि ये सब झूठ है, ये बस एक खेल है। अर्जुन की हंसी उसके दिमाग का आखिरी हथियार है, खुद को टूटने से बचाने का। वो उस खतरे को छोटा करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, वो उस औरत को एक कहानी बताकर उस खतरे को एक काल्पनिक डिब्बे में बंद करने की कोशिश कर रहा है, ताकि उसे डर ना लगे। लेकिन चौकीदार का अगला सवाल उस डिब्बे को बम की तरह उड़ा देता है। वो लाइन बहुत पावरफुल है। बहुत ज्यादा। अर्जुन जब कहता है कि ये सब कहानियां हैं, तो चौकीदार अचानक रुक जाता है। वो पलटकर अर्जुन की आंखों में देखता है और बहुत ही धीमी आवाज में पूछता है, अगर ये स्टोरी थी तो तेरे पीछे अभी कौन चल रहा है? सच बताऊं तो पढ़ते हुए इस एक लाइन ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। और ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि चौकीदार के इस एक वाक्य ने पूरी कहानी का भूगोल और मनोविज्ञान बिल्कुल बदल दिया। एक ही झटके में बदल दिया। जो डर अर्जुन के लिए अब तक 20 साल पुराना एक अतीत था, एक अमूर्त कहानी थी, वो अचानक से एक जीवित सांस लेता हुआ वर्तमान बन गया। वो अब सिर्फ एक कहानी नहीं रही। एकदम। चौकीदार के सवाल ने अर्जुन के दिमाग से वो डिफेंस मैकेनिज्म पूरी तरह छीन लिया। अब अर्जुन के पास कोई तर्क नहीं बचा है। अब वो अपनी हंसी के पीछे छिप नहीं सकता है। नहीं, अब खतरा उसके दिमाग में नहीं, बल्कि सचमुच उसके ठीक पीछे खड़ा है। और इसके बाद कहानी जिस रफ्तार से भागती है, वो सच में सांस रोक देने वाली है। हाँ। अर्जुन का शरीर एकदम सुन्न पड़ जाता है, क्योंकि उसे अब सच में अपने ठीक पीछे पायल की वो छन 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 आवाज सुनाई दे रही है। और आवाज करीब आ रही है। हाँ। अर्जुन और चौकीदार वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनके कदमों की रफ्तार बढ़ती है, पीछे से आ रही पायल की आवाज भी तेज होने लगती है। और फिर अर्जुन को अपने कंधे पर एक स्पर्श महसूस होता है। वो बर्फीला स्पर्श, बहुत ही हल्का सा, लेकिन बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा। जब वो हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़ता है, तो इस बार वहां कोई खालीपन नहीं है। वो औरत ठीक उसके पीछे खड़ी है, आमने सामने। जी, उसने सफेद साड़ी पहनी है, उसके लंबे बाल पानी से पूरी तरह भीगे हुए हैं, लेकिन जो चीज अर्जुन को चीखने पर मजबूर कर देती है, वो उस औरत का चेहरा नहीं है, बल्कि उसके पैर है। यहाँ कर कहानी का हॉरर अपने चरम पर पहुंच जाता है। बिल्कुल, पैरों की जगह वहां कीचड़ और सड़े हुए पत्तों से सने हुए उल्टे पैर हैं। यहाँ एक बात जो मुझे खटकती है, मतलब मैंने बहुत सी लोक कथाएं पढ़ी हैं। हमारी ज्यादातर लोक कथाओं में, चाहे वो भारत के किसी भी राज्य की हो, भूतों के पैर हमेशा उल्टे क्यों दिखाए जाते हैं? इसमें इतना डरावना क्या है? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। असल में इसके पीछे का विज्ञान और मनोविज्ञान बहुत ही गहरा है। इसे साइकोलॉजी में अनकैनी वैली इफेक्ट कहते हैं। अनकैनी वैली? हाँ, जब कोई चीज 90% इंसान जैसी दिखती है, लेकिन 10% उसमें कुछ ऐसा होता है जो मानव संरचना के बिल्कुल खिलाफ है, तो हमारा दिमाग भयानक रूप से ट्रिगर हो जाता है। जैसे कोई पुतला जो बिल्कुल इंसान जैसा दिखे, लेकिन उसकी आंखें अजीब हों। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। उल्टे पैर देखना हमारे एवोल्यूशनरी पैथोजन अवॉइडेंस, यानी बीमारी से बचने की प्रवृत्ति और प्रेडेटर अलर्ट सिस्टम को एक साथ एक्टिवेट कर देता है। अच्छा, तो दिमाग को लगता है कि कुछ बहुत गलत है। हाँ, दिमाग को लगता है कि ये कोई ऐसा जीव है जो इंसान का रूप धारण करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसमें पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है। वो एक बहुरूपिया है। एकदम। इसके अलावा अगर आप कहानी के विवरणों पर ध्यान दें, बर्फ जैसा ठंडा स्पर्श, पानी से तरबतर बाल और कीचड़ से सने पैर, हाँ, ये सब कुएं से जुड़े हैं। बिल्कुल, ये कोई संयोग नहीं है। ये सीधे तौर पर कुएं की उस तलहटी, उसकी गहराई और डूबकर मरने के भौतिक यथार्थ को दर्शाते हैं। ओहो। वो औरत कुएं के उस काले और ठंडे पानी का ही एक चलता फिरता रूप बन चुकी है। ये बहुत ही भयानक है। मतलब वो सिर्फ एक भूत नहीं है, वो उस कुएं का ही एक्सटेंशन है। सही कहा। तो किसी तरह चीखते चिल्लाते अर्जुन वहां से भागता है और अपनी नानी के घर पहुंचकर दरवाजा अंदर से लॉक कर लेता है। वो पूरी रात एक खौफनाक सपने की तरह कटती है। वो कोई पलक तक नहीं झपका पाता, जो कि जाहिर है। हाँ, और शहर के लोगों को अक्सर लगता है कि दरवाजा बंद करने से सारे खतरे बाहर ही रह जाते हैं,
लेकिन अगली सुबह ये कहानी अर्जुन के बचे खुचे तर्कों को हमेशा के लिए दफना देती है। वो सबूत मिल जाते हैं उसे। जी, जब सुबह होती है अर्जुन देखता है कि उसके पैरों और कपड़ों पर मिट्टी और गीले हाथों के गहरे निशान छपे हुए हैं। ये निशान इस बात की गवाही हैं कि वो कोई भ्रम नहीं था। बिल्कुल, ये कोई साइकोलॉजिकल इल्यूजन नहीं था, कोई वहम या सपना नहीं था। रात में सच में किसी चीज ने उसे छुआ था। वे निशान इस बात का सबूत थे कि गांव का वो नियम 100% सच था। और इसके बाद अर्जुन क्या करता है? अर्जुन बिना एक भी पल गवाए अपना सामान बांधता है और उसी दिन शहर वापस लौटने के लिए गाड़ी में बैठ जाता है। वे मिट्टी के निशान इस कहानी में वास्तविकता का सबसे बड़ा प्रहार हैं। वे बताते हैं कि इंसान भले ही अपने दिमाग में कितनी भी दीवारें खड़ी कर ले, जो सच है वो उस पर अपने निशान छोड़ ही देता है। एकदम सच कहा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। असली ट्विस्ट तो अब आता है। हाँ, जब अर्जुन गाड़ी में बैठकर गांव की उस कच्ची सड़क से गुजर रहा होता है तो वो आखिरी बार पलटकर उस पुराने कुएं की तरफ देखता है और उसे वहां वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी दिखाई देती है। दिन के उजाले में? दिन के उजाले में। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव है। इस बार उस औरत के गीले बाल उसके चेहरे से हटे हुए हैं। वो सीधे अर्जुन की गाड़ी की तरफ देख रही है। और उसका चेहरा? हाँ, जब अर्जुन उस औरत का चेहरा देखता है तो उसकी सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि उस औरत का चेहरा बिल्कुल अर्जुन के चेहरे जैसा है, हूबहू अर्जुन। ये बहुत ही शॉकिंग है। अब यहाँ आकर मेरा दिमाग तो पूरी तरह सुन्न हो जाता है। मतलब ये कैसे संभव है? जो औरत 20 साल पहले दुल्हन के रूप में मरी थी, उसका चेहरा आज के एक जवान लड़के जैसा कैसे हो सकता है? ये इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा मास्टर स्ट्रोक है। वो कैसे? अगर हम मशहूर मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग के द शैडो सिद्धांत को देखें तो ये अंत पूरी तरह से समझ में आने लगता है। द शैडो, ये क्या होता है? युंग के अनुसार हर इंसान के अवचेतन मन में यानी सबकॉन्शियस में एक डार्क साइड होता है। हमारे छिपे हुए डर, हमारे दबे हुए अपराध बोध और हमारा वो अहंकार जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते, वो सब हमारी शैडो यानी हमारी परछाई का हिस्सा होते हैं। बिल्कुल। तो कुआं केवल एक पानी का स्रोत या किसी की कब्र नहीं है, वो एक आईना बन चुका है। ओहो, तो जब अर्जुन उस औरत में अपना ही चेहरा देखता है, हाँ, तो इसका मतलब है कि कुएं की वो गूंज केवल उस मृत दुल्हन की नहीं थी, वो हर उस इंसान के डर का आईना है जो उसके करीब जाता है। वाओ, ये तो पूरी कहानी का नजरिया ही बदल देता है। अर्जुन का वो शहरी घमंड, उसका ये मानना कि वो प्रकृति से ऊपर है, वही अहंकार कुएं में गहराई तक प्रतिबिंबित हुआ। वो भूत असल में अर्जुन के अपने ही आंतरिक अंधकार का प्रकटीकरण था। मतलब उसने अपने ही डर को एक शक्ल दे दी। एकदम। ये दृश्य हमें बताता है कि जब आप किसी अंधेरे में बहुत लंबे समय तक और बहुत गहराई से झांकते हैं तो वो अंधेरा भी आपके अंदर झांकने लगता है और कभी-कभी वो आपका ही रूप ले लेता है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो सुनने वालों के लिए ये साफ है कि कैसे द एको ऑफ द वेल की ये कहानी एक साधारण से गांव के अंधविश्वास से शुरू होती है और एक गहरे मनोवैज्ञानिक सफर में बदल जाती है। बिल्कुल, एक ऐसा शहरी लड़का जो खुद को बहुत लॉजिकल मानता है, अपनी ही आदिम जिज्ञासा के हाथों मजबूर होकर रात के अंधेरे में एक मौत के कुएं तक जाता है। और हमने समझा कि कैसे हमारा दिमाग खालीपन को खौफ से भर देता है। हाँ, कैसे नर्वस हंसी हमारे टूटे हुए तर्क को बचाने की नाकाम कोशिश करती है और कैसे अनकैनी वैली का विज्ञान हमें उल्टे पैरों से डराता है। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि खतरे का असली स्रोत आखिर है क्या। हम हमेशा बाहर खतरे ढूंढते हैं। बिल्कुल, हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि जो चीजें हमें डराती हैं वे हमसे बाहर मौजूद हैं, किसी सुनसान सड़क पर, किसी पुराने कुएं में या किसी डरावनी आवाज में। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। नहीं, ये कहानी इस धारणा को उलट देती है। सबसे भयानक राक्षस वो हो सकते हैं जो हमारे ही अंदर, हमारे ही दिमाग के किसी अंधेरे कोने में सो रहे हैं। उन्हें बस एक ट्रिगर की जरूरत होती है। एकदम सही। उन्हें बस बाहर आने के लिए एक सही ट्रिगर, एक सही सन्नाटे की जरूरत होती है। अर्जुन का अपने ही चेहरे को उस औरत के धड़ पर देखना इस बात का सबसे बड़ा प्रतीक है कि इंसान का सबसे बड़ा डर उसका अपना ही अचेतन मन होता है। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, अब जब भी आप किसी अंधेरे गलियारे से गुजरें और आपको लगे कि कोई आपके पीछे है, तो खुद से ये जरूर पूछिएगा कि क्या सच में पीछे कोई है या वो आपके ही दिमाग का कोई खालीपन है। बहुत ही डरावना लेकिन जरूरी सवाल है ये, है ना?
और आज की इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो इस कहानी के उस आखिरी ट्विस्ट से ही पैदा होता है। जी बताइए। जरा सोचिए, जब अर्जुन ने गाड़ी से उस कुएं की तरफ देखा और वहां खुद के ही चेहरे वाली उस औरत को पाया, तो क्या अर्जुन सच में शहर वापस गया? ये एक बहुत ही अजीब ख्याल है। सोचिए ना, जब कुएं की उस परछाई के पास अर्जुन का चेहरा है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि असली अर्जुन वहीं उस अंधेरे कुएं की गहराई में हमेशा के लिए कैद हो गया हो, और जो चीज उस गाड़ी में बैठकर अर्जुन का रूप लेकर शहर की ओर जा रही हो, वो कुछ और ही हो? उफ, ये एक बहुत ही परेशान करने वाला लेकिन इस कहानी का सबसे प्रासंगिक और खौफनाक सवाल है। इसी गहरे और सहरन पैदा करने वाले विचार के साथ हम आज की अपनी इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उस कुएं की गूंज और उस सन्नाटे को आज रात अपने दिमाग में बजने दीजिए।